हेलो गाइस। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था वुहोंग मास्टर ने हुआजियांग को अगला लीडर बनाने का डिसीजन लिया था। वहीं इधर झोपड़ी के अंदर जाओ फैन ने अपने मास्टर को माफ़ कर दिया था। वो समझ गया था कि उस समय जब उसके मास्टर ने उसके गांव को डिस्ट्रॉय किया था तब वो खुद अपने कंट्रोल में नहीं थे। उनके ऊपर इविल एनर्जी हावी हो गई थी और उसी इविल एनर्जी की वजह से उन्होंने उस पूरे गांव को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसने ये तक कहा था कि उस दिन अगर मास्टर नहीं होते तो आज मैं ज़िंदा नहीं होता, इसलिए मेरे मन में अब उनके लिए कोई गुस्सा नहीं है। जाओ फैन ने जैसे ही उसके मास्टर को माफ़ किया था, उसके मास्टर की बॉडी धूल में मिलकर हवा में गायब हो गई थी। अब यहाँ से जाओ फैन की एक नई जर्नी की शुरुआत होने वाली थी। अब आगे सीन बदल जाता है और हमें क्विंगयून सेट का सीन दिखाया जाता है। बिग बैम्बू वैली में एक बड़े से हॉल में अभी के लिए टियानबुई, सूरू, टियानबुई की सभी डिसाइपल और उनकी बेटी, ये सभी लोग मौजूद थे। पूरे कमरे में अभी के लिए शांति छाई हुई थी। उस दिन फाइट में सभी ने अपना बहुत कुछ खोया था, लेकिन अंत में वो इविल बीस्ट गॉड को हराने में कामयाब रहे थे, जिस वजह से अभी के लिए क्विंगयून सेक्ट में काफ़ी ज़्यादा शांति थी। उस दिन की फाइट में बहुत से लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन अच्छी बात ये थी कि बिग बैम्बू वैली का उस फाइट में कोई भी मारा नहीं गया था। हाँ, 2 डिसाइपल बुरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन अगर वो दोनों अच्छी तरह से रेस्ट करते तो वो दोनों पूरी तरह से ठीक भी हो जाते। हॉल में अभी के लिए शांति छाई हुई थी। सभी लोग एक दूसरे को देख रहे थे। हॉल का माहौल बहुत ज़्यादा सीरियस था। यहाँ पर किसी बहुत ही सीरियस मैटर पर चर्चा हो रही थी, क्योंकि अभी के लिए टियानबुई के वो 2 डिसाइपल जो फाइट में बुरी तरह से घायल हुए थे, वो दोनों भी यहाँ पर मौजूद थे। ऐसे में सिचुएशन की गंभीरता को समझा जा सकता था। काफ़ी देर तक आपस में बातें करने के बाद टियानबुई कहते हैं, तुम सब समझ गए हो, तुम्हें सेलेस्टियल स्वॉर्ड के मैटर को किसी के सामने नहीं लाना है। उसे जितना हो सके सीक्रेट ही रखना है, और अगर तुम लोगों में से किसी ने भी उस मैटर के बारे में कोई भी बात बाहर लीक की तो उसे मैं खुद पनिशमेंट दूंगा, वो भी बहुत ही खतरनाक पनिशमेंट। इसलिए जैसा कहा है तुम लोग वैसा ही करना। ये कहकर वो शांत हो जाते हैं, जिसके बाद कमरे में थोड़ी देर के लिए शांति छाई रहती है और फिर एक के बाद एक सभी लोग कमरे से बाहर जाने लगते हैं। कमरे के अंदर अभी के लिए सिर्फ सूरू और टियानबुई बचे हुए थे। सूरू कहती है, टियानबुई, मुझे पता नहीं क्यों पर पिछले कुछ दिनों से तुम्हारा बिहेवियर काफ़ी अजीब लग रहा है। आखिर हुआ क्या है? तुम हद से ज़्यादा परेशान क्यों हो? तो इस पर टियानबुई कहते हैं, मुझे अभी के लिए ग्रैंड मास्टर की चिंता हो रही है। उस फाइट के बाद उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा अजीब हो गया है। पहले वो कभी किसी पर गुस्सा नहीं करते थे, चाहे कितना भी बड़ा मैटर क्यों ना हो जाए, वो कभी चीखते चिल्लाते नहीं थे। और अब जब भी वो बात करते हैं तब गुस्से में ही बात करते हैं। पता नहीं आखिर उन्हें ऐसा क्या हो गया है जो उनका बिहेवियर इतना ज़्यादा बदल गया है। तो सूरू कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो किसी वजह से तुमसे नाराज़ हैं? तो इस पर टियानबुई कहते हैं, नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो सिर्फ मुझसे चीखकर चिल्लाकर बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि मास्टर शियू और बाकी सभी पीक हेड से भी वो अब जब भी बात करते हैं तब गुस्से में ही बात करते हैं। शायद उनके ऊपर सेलेस्टियल स्वॉर्ड की इविल एनर्जी हावी हो गई है। इस पर सूरू पूछती है, क्या? आखिर तुम ये क्या कह रहे हो? तो इस पर टियानबुई उन्हें बताते हैं, सेलेस्टियल स्वॉर्ड के अंदर जो एनर्जी है वो किस तरह की एनर्जी है इसका किसी को कुछ पता नहीं है। सभी को ऐसा लगता है कि वो एक गुड एनर्जी है, पर ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। जहाँ तक मुझे पता है, इसके अंदर जो एनर्जी है वो हेवन अर्थ की एनर्जी है, जो हद से ज़्यादा वायलेंट है। और इस वायलेंट एनर्जी को संभालने के लिए हमारे पूर्वजों ने सभी पीक्स पर हेवन सील को लगाया था, ताकि सेलेस्टियल स्वॉर्ड की इस वायलेंट एनर्जी को कंट्रोल किया जा सके। हेवन सील की वजह से वायलेंट एनर्जी हमेशा कंट्रोल में रहती थी, लेकिन फाइट के दौरान हमने सेलेस्टियल स्वॉर्ड की पावर बढ़ाने के लिए उसके ऊपर से हेवन सील हटा दी थी, और उस हेवन सील को हटाने की वजह से सेलेस्टियल स्वॉर्ड की जो वायलेंट एनर्जी है वो हद से ज़्यादा बढ़ गई थी। शायद उसका इफेक्ट ग्रैंड मास्टर पर हुआ है और इसी वजह से अब वो हद से ज़्यादा गुस्सा करने लगे हैं। इस पर सूरू भी अपना सिर हिलाने लगती है।
जिसके बाद उसे कुछ याद आता है और वो टियानबुई से आगे पूछती है, टियानबुई, मैंने सुना था कि उस दिन फाइट के बाद जब सभी लोग मून केव के पास गए थे तो सभी को वहाँ पर जाओ फैन दिखा था, क्या ये बात सच है? पर टियानबुई अपना सिर हिला देता है। तो सूरू आगे पूछती है, अब वो कैसा है, मतलब क्या वो ठीक है या वो कहीं बुरी तरह से घायल तो नहीं? तो टियानबुई थोड़ी देर तक उन्हें घूरने के बाद कहते हैं, मुझे भी नहीं पता अभी वो लड़का कहाँ पर है और कैसा है। तो इस पर सूरू आगे पूछती है, आखिर उस दिन वहाँ पर हुआ क्या था जो कुंगयुन सेक्ट के सभी लोग जाओ फैन को ढूंढने लगे थे, आखिर उसने ऐसा किया क्या था? तो इस पर टियानबुई उसे बताते हैं, उस दिन जाओ फैन ने सेलेस्टियल स्वॉर्ड को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया था। इस वजह से कुंगयुन सेक्ट के सभी लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे और तब से ही वो लोग जाओ फैन को ढूंढ रहे हैं। उस दिन जाओ फैन जंगल में गायब हो गया था और उसके बाद से उसकी अभी तक कोई न्यूज़ नहीं मिली है। पता नहीं वो जिंदा होगा या मर गया होगा। ये कहते वक्त टियानबुई की आवाज़ भी लड़खड़ा रही थी, जैसे उनसे भी ये शब्द कहे नहीं जा रहे थे। टियानबुई आगे कहते हैं, उस दिन जब ग्रैंड मास्टर मून केव के पास पहुँचे तो सेलेस्टियल स्वॉर्ड को 2 टुकड़ों में टूटा देख वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए थे। जिसके बाद उन्होंने सभी पीक हेड्स को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए और फिर वो सेलेस्टियल स्वॉर्ड के दोनों टुकड़े लेकर मून केव के अंदर चले गए। अभी के लिए शायद वो दोनों टुकड़े मून केव के अंदर रिपेयर हो रहे हैं, पर पता नहीं उन्हें रिपेयर होने में कितना टाइम लगेगा। और शायद इसी वजह से ग्रैंड मास्टर अब हद से ज़्यादा परेशान होने लगे हैं, क्योंकि अभी के लिए कुंगयुन सेक्ट ने उनकी सबसे बड़ी पावर मतलब सेलेस्टियल स्वॉर्ड खो दी है। ये कहकर टियानबुई शांत हो जाते हैं। फिर वो थोड़ी देर के बाद कहते हैं, खैर छोड़ो, हम सेलेस्टियल स्वॉर्ड का कुछ कर भी नहीं सकते हैं, पर आज जब मैं टोंगटियान पीक गया था तब मैंने वहाँ पर एक बहुत ही अजीब चीज़ नोटिस की थी। ये सुनकर सूरू पूछती है, कौन सी अजीब चीज़? तो टियानबुई उसे बताते हैं, इविल बीस्ट गॉड के साथ हुई फाइट में हमारे कुंगयुन सेक्ट के कई सारे डिसाइपल्स और एल्डर्स मारे गए थे। उन्हीं की याद में हम लोग हर दिन कुंगयुन सेक्ट के टोंगटियान पीक पर एक मेमोरियल रखते हैं, एक इवेंट रखते हैं, और वो इवेंट काफ़ी बड़ा होता है। लेकिन अजीब बात यह है कि इतना बड़ा इवेंट होने के बावजूद ग्रैंड मास्टर सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए उस इवेंट में आते हैं, जिसके बाद वो इवेंट से चले जाते हैं और वो इवेंट से कहीं और नहीं बल्कि पूर्वज हॉल में जाते हैं, जबकि पूर्वज हॉल में तो कोई मौजूद भी नहीं है। ये बहुत ही अजीब बात है कि इतना बड़ा इवेंट छोड़कर वो पूरा दिन अपना पूर्वज हॉल में बिताते हैं, और जब भी उनसे इसकी वजह पूछो तो वो कोई वजह भी नहीं बताते हैं। सूरू परेशान होकर कहती हैं, कहीं पूर्वज हॉल के एल्डर को कुछ हो तो नहीं गया है? इस पर टियानबुई कहते हैं, पूर्वज हॉल में कहाँ कोई एल्डर है, वहाँ पर तो बस एक ओल्ड मैन था जो पता नहीं कैसे पर उस दिन हुई फाइट में मारा गया। और पता है अजीब बात क्या है? उस दिन जब पहली बार ग्रैंड मास्टर ने उस ओल्ड मैन की डेड बॉडी देखी थी तो वो काफ़ी देर तक अपनी जगह पर चुपचाप खड़े रह गए थे, जिसके बाद वो जाकर उस ओल्ड मैन की डेड बॉडी के पास बैठ गए थे और काफ़ी घंटों तक वहीं पर बैठे रहे थे, वहाँ से हिले तक नहीं थे। और चलो ये सब भी ठीक था, पर सबसे अजीब बात पता है क्या है? उन्होंने उस ओल्ड मैन की टैबलेट को पूर्वज हॉल में रखने के लिए कहा है, जहाँ पर सिर्फ हमारे सेक्ट के सभी लीडर्स की टैबलेट को रखा जाता है। वहाँ पर उन्होंने उस ओल्ड मैन की टैबलेट को रखने के लिए कहा है, जो आखिर कौन है और उसका एग्जिस्टेंस क्या है जिसका भी हमें कोई पता नहीं है। इसके बावजूद वो उसे इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं। और चलो यहाँ तक तो ठीक था, पर एक और अजीब बात ये है कि उन्होंने उस टैबलेट पर किसी का नाम नहीं लिखा है। उन्होंने उस ओल्ड मैन की टैबलेट को खाली ही रखा है, जबकि उन्हें तो उस पर उस ओल्ड मैन का नाम लिखना चाहिए था। मुझे याद है जब मैं पिछली बार पूर्वज हॉल गया था तब मैंने देखा था वो उस ओल्ड मैन की टैबलेट के सामने बैठे रहते हैं, वहाँ से हिलते नहीं हैं। पता नहीं क्यों उस ओल्ड मैन को हमारे सेक्ट के डिसाइपल से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। अभी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि उस फाइट के दौरान उनके साथ कुछ तो बुरा हुआ है। सूरू कहती है, कहीं वो पागल तो नहीं हो गए हैं? तो टियानबुई कहते हैं, पता नहीं, पर अगर सब ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द उनके हाथों हमारा कुंगयुन सेक्ट तबाह हो जाएगा। और मुझे इस बात का डर है कि बहुत जल्द काफ़ी सारे एल्डर्स उनके खिलाफ चले जाएंगे और उन्हें सेक्ट हेड की पोजीशन से हटाने की कोशिश करेंगे।
पता नहीं आगे क्या होगा, पर मुझे डर है जो भी होगा वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ये कहकर टियानबुई शांत हो जाते हैं। इधर सीन चेंज हो जाता है और हमें पूर्वज हॉल का सीन दिखाया जाता है। पूर्वज हॉल के अंदर जिंगयू एक टैबलेट के सामने बैठा हुआ था जिस पर किसी का नाम नहीं लिखा था। हाँ, ये टैबलेट उसी ओल्ड मैन की टैबलेट थी जो पूर्वज हॉल का ध्यान रखता था और जिसने जिंगयू को 10 सालों तक स्वॉट टेक्निक सिखाई थी। उस फाइट के बाद जब ग्रैंड मास्टर ने इस ओल्ड मैन की टैबलेट को यहाँ पर रखने के लिए कहा था, तब सभी एल्डर्स ने इसका विरोध किया था, पर ग्रैंड मास्टर ने इविल बीस्ट गॉड के साथ हुई फाइट में अपनी पूरी जी जान लगा दी थी। इस वजह से सेक्ट में उनकी रेपुटेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। इस वजह से अंत में सभी एल्डर्स को ग्रैंड मास्टर की बात माननी पड़ी थी। इस बात से जिंगयू काफ़ी ज़्यादा खुश था कि उसके टीचर की टैबलेट को यहाँ पर रखा जाएगा, पर अजीब बात ये थी कि ग्रैंड मास्टर ने उस पर किसी का नाम नहीं लिखा था। इसकी वजह उसने ग्रैंड मास्टर से पूछी भी थी। उसने पूछा था कि आखिर उन्होंने इस टैबलेट पर उनका नाम क्यों नहीं लिखा है। तो इस पर ग्रैंड मास्टर ने बस इतना कहा था कि अगर तुम्हें उनका नाम पता है तो तुम खुद जाकर इस पर उनका नाम लिख दो। इस बात ने जिंगयू को परेशान कर दिया था, क्योंकि भले ही उसने 10 सालों तक इस ओल्ड मैन के अंडर ट्रेनिंग की हो, पर उसे इनके बारे में कुछ नहीं पता था, यहाँ तक कि इनका नाम तक नहीं पता था। इस वजह से वो ग्रैंड मास्टर से कुछ नहीं कह पाया। अभी के लिए वो हर रोज़ यहाँ पर आता था और उनके टैबलेट के सामने झुककर प्रे करता था। आज भी वो वही कर रहा था। तभी अचानक से उसे पीछे से कुछ पैरों की आवाज़ सुनाई पड़ती है, तो वो समझ जाता है कि ज़रूर ग्रैंड मास्टर यहाँ पर आए हैं। वो जल्दी से पीछे मुड़कर कहता है, ग्रैंड मास्टर। लेकिन ग्रैंड मास्टर उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। तो चुपचाप जाकर उस ओल्ड मैन की टैबलेट के सामने खड़े हो जाते हैं और काफ़ी देर तक वहाँ पर खड़े रहते हैं। काफ़ी देर तक वहाँ पर खड़े रहने के बाद वो कहते हैं, तो तुम हर रोज़ यहाँ पर आते हो, अच्छी बात है। सच में ये ओल्ड मैन काफ़ी ज़्यादा लकी था जो उसे तुम्हारे जैसा डिसाइपल मिला, जो उसके मरने के बाद भी उसकी इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। ये सब देखकर मैं कभी कभी सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कि अगर इस ओल्ड मैन की जगह मेरी मौत हुई होती तो क्या तुम्हारी तरह ही कोई मेरे लिए ये सब करता। ये कहते वक्त उनकी आवाज़ में एक अफसोस था, क्योंकि वो जानते थे उनके लिए ऐसा कोई नहीं करता। जिंगयू कहता है, लोग ज़रूर आपकी रिस्पेक्ट करते, आप कुंग्यू सेक्ट के हेड है, ऐसे में भला कोई आपकी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करता। ये सुनकर ग्रैंड मास्टर के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ जाती है, जिसके बाद वो जिंगयू से कहते हैं, अभी के लिए तुम यहाँ से जाओ, मुझे कुछ देर तक इस ओल्ड मैन से थोड़ी बातें करनी हैं और तुम यहाँ से दूर चले जाना, क्योंकि वो प्राइवेट बातें हैं। ये सुनकर जिंगयू अपना सिर हिलाता है और वहाँ से चला जाता है। अभी के लिए कमरे के अंदर सिर्फ ग्रैंड मास्टर रह गए थे, जो उस ओल्ड मैन की टैबलेट को देखे जा रहे थे। उस ओल्ड मैन की टैबलेट से बातें करना शुरू कर देते हैं। ये बातें काफ़ी देर तक चलती हैं। इधर जिंगयू वहीं से कुछ दूरी पर खड़ा था और ग्रैंड मास्टर के पूर्वज हॉल से बाहर आने का इंतज़ार कर रहा था। इंतज़ार करते करते उसे 1 घंटा बीत जाता है, लेकिन अभी तक ग्रैंड मास्टर उस कमरे से बाहर नहीं आए थे, पूर्वज हॉल से बाहर नहीं आए थे। ये देखकर जिंगयू थोड़ा परेशान हो गया था, क्योंकि उसे पूर्वज हॉल के अंदर जाना था। अभी वो परेशान हो ही रहा था, तभी वो देखता है एक आदमी पूर्वज हॉल से निकला है, जो अभी के लिए सीधा मून केव की तरफ बढ़ रहा है। ये देखकर जिंगयू समझ जाता है कि वो आदमी ज़रूर ग्रैंड मास्टर ही होंगे, क्योंकि अभी के लिए मून केव के अंदर एंटर करने की परमिशन सिर्फ ग्रैंड मास्टर को ही थी। बाकी किसी को भी मून केव की तरफ जाने की परमिशन नहीं दी गई थी। और अब इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।